पूर्व सैनिक भाइयों, बड़ी खबर आ रही है और खुश खबरी, और इसको कहेंगे हम बल्ले बल्ले। पीएम और अर्जुन सिंह की बड़ी एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग का जो उद्देश्य था वो पूर्व सैनिकों की मांगों को लेके था। जो उनकी पे पेंशन की विसंगतियां हैं, चाहे ओआरपी में प्रीमेच्योर को शामिल करना हो, मिलिट्री सर्विस पे 15,500 की बात हो, चाहे डिसेबिलिटी 2.5 लाख रुपए की करने की बात हो, चाहे एक्स ग्रुप की पे की बात हो, चाहे ऑनरेडी रैंक की बात हो, या फिर जो रिजर्व पेंशन है उनकी बात हो, या सूबेदारों की बात हो, या ऑनरेडी की बात हो, या सैनिक विधवा माता बहनों की बात हो, या ईसीएचएच या सीएसडी की बात हो, सब पर सहमति बन गई है अर्जुन सिंह की और पीएम की। ये बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से। हमारे जो बहुत ही सीनियर है मोहन रंगन साहब ने ये खुशखबरी दी। एक बार पूरा वीडियो सुने। मैं भी जल्दबाजी में मैंने थोड़ा सा वीडियो सुना, आगे का वीडियो मैं नहीं सुन सका, तो मैं भी सोचा कि क्यों ना ये 30 लाख पूर्व सैनिकों तक ये आवाज और ये खुशखबरी, ये बल्ले बल्ले, और आ गए घर में मिठाई के डिब्बे। और बस मैं तो आज पूरी रात आराम से सोऊंगा, क्योंकि कल मेरे अकाउंट में आएगा लाखों का एरियर। एक बार पूरा वीडियो देखिए आप। जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन चेन्नई से। दोस्तों फिर एक खुशखबरी, ये भी बल्ले बल्ले की खबर है। बहुत बहुत मजेदार खबर है ये, क्योंकि आज मैंने एक वीडियो देखा मंथन मास्टर का। उसका वीडियो इसलिए मैंने देखा कि चलो मंथन मास्टर हमारे 60,000 का जो सवाल है उसका जवाब देगा और बाकी चीज के बारे में वो मंथन करेगा करके, लेकिन वो उस सब्जेक्ट में गया ही नहीं। जो घोटाला हुआ है रजिस्ट्रेशन के, उसके बारे में बात नहीं किया, ना उसने रिवाड़ी रैली महादिग्गज इसके बारे में कोई मंथन नहीं हुआ। हाँ दोस्तों, मैंने ये उसके वीडियो में मैंने ये सुना है कि पूर्व सैनिकों की मांग होगी पूरी, क्योंकि अर्जुन सिंह राठौर प्राइम मिनिस्टर से मिले, पीएमओ ऑफिस से डायरेक्ट संपर्क में है। हर मतलब कहते हैं ना, एक एक मिनट का खबर वहां पहुंचती है। तो इसलिए बहुत जल्दी जो है सारे पूरे 30 लाख पूर्व सैनिकों की मांग जो है ना, यूं करके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब दे देगा। क्योंकि इनकी जो है ना, जिससे लोग नहीं मिल सकते थे उनसे तो इनका डायरेक्ट संबंध हो गया। और इनकी मांग भी बहुत बहुत तगड़ा मांग है, इनकी बहुत तगड़ा मांग है। इन्होंने ओआरओपी नहीं मांगा। ओआरओपी तो कुछ नहीं है, उसमें क्या है। इन्होंने जो है मार्टेस का पेंशन नहीं मांगा, जो विडो पेंशन जिसको बोलते हैं, शहीद परिवार के जो फैमिली है उनकी पेंशन नहीं मांगा। इन्होंने विकलांग पेंशन के जो बारे में बात ही नहीं किया। इन्होंने इक्वल डिसेबिलिटी के बारे में कोई लेटर नहीं भेजा। इन्होंने इक्वल एमएसपी के बारे में इन्होंने बात नहीं किया। लेकिन इन्होंने जो मांग रखा है ना, काबिले तारीफ मांगे रखे। क्या है? फौजियों का जो पर्सनल लोन इंटरेस्ट कम करना है, क्योंकि पूरे 30 लाख फौजी है ना, बैंक में जाके कर्जा लेते हैं ना, तो इसलिए जो है कर्जा माफ होना चाहिए, कम करना चाहिए पर्सनल लोन पे। बहुत बढ़िया मांग है ना। इसके बारे में कपिल को कुछ मालूम नहीं है। कपिल वीडियो डालता है कि ये गलत करके, इन्होंने तो पक्का मांगा है। इन्होंने ये भी मांगा है कि जो प्राइवेट एजेंसी जो नौकरी देते हैं लोगों को, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, इसके ऊपर पाबंदी होना चाहिए कि मिनिमम। दोस्तों दिल्ली जैसे शहर में लेबर एक्ट के अनुसार मिनिमम वेजेस एक्ट है कंपनी के ऊपर, कंपनी के ऊपर है।
लेकिन जहां तक सिक्योरिटी गार्ड का, कोई सिक्योरिटी गार्ड अपना मुंह नहीं खोलेगा, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स का जो है मिनिमम वेजेस में आता है वो, और उसके जो वेजेस इस तरह काउंट करते हैं, काम लेते हैं सिर्फ और सिर्फ 200 दिन का। कोई भी जो है नौकरी पक्की होने चाहिए तो 240 दिन की नौकरी होना चाहिए। खैर, इसके बारे में इनको बहुत ज्यादा ज्ञान है, इसलिए इसके बारे में बात नहीं किया, लेकिन मांग बहुत बढ़िया उठाया कि हर स्टेट में, हर गांव में एक जैसे होना चाहिए सिक्योरिटी का वेजेस। और क्या मांग उठाया? रिजर्व बैंक गवर्नर को डीएसपी अकाउंट, डीएसपी अकाउंट है डिफेंस सैलरी पैकेज, इसको जो है नाम बदली करना है। दोस्तों, ये हर चीज जो है ना, रिजर्व बैंक गवर्नर और फौजी डायरेक्ट कर दिया ना। अभी हम लोगों ने गलत समझा अर्जुन सिंह राठौर को, क्या महान इंसान निकला, क्योंकि इनको मालूम है इक्वल एमएसपी से कोई मतलब नहीं है। इनको ये मालूम है कि ईसीएचएस की इक्वालिटी होना चाहिए ईसीएचएस में। इन्होंने ये मांगा कि एक्स्ट्रा पेमेंट की हिसाब से अगर अदर रैंक्स एक्स्ट्रा पैसा देगा तो उनको भी सेमी डीलक्स वार्ड देना चाहिए। इन्होंने ये नहीं मांगा कि जब 1000 रुपये सबका कटता है तो ये डिफरेंस क्यों है। इसके बारे में एक सवाल भी नहीं है, क्योंकि इनको पता है जितने भी संगठन इनके साथ जुड़ा हुआ है, ये कह रहे हैं ना 160 संगठन, ये 160 संगठन वालों को ये समझते हैं कि फुद्दू, ये समझते हैं कि 160 संगठन वाले फुद्दू हैं, इनको कुछ मालूम नहीं है, इनके ऊपर हम रंग जमाएंगे। दोस्तों, ये आज कपिल ने एक बात बताया कि तीनों अलग अलग पैसे जमा करते हैं, यानी कि हवलदार तक एक, फिर उसके बाद जो है जेसीओस का अलग, अफसर्स का अलग। दोस्तों, यही चीज है ना, एक 2015-16 की बात है ये। एक नेवी का नेवी का कमांडोर ने डाल दिया था कि ऐसे ही कि हम लोग जो है 1,30,000 रुपये जमा करते हैं, इसलिए हमें स्पेशल सुविधा मिलता है। जो जवाब मैंने उसको दिया, मैं वही जवाब मैं यहाँ देना चाहता हूं। एक हवलदार बाहर निकलता है 40 साल के कम उम्र में, 40 साल के कम उम्र में बाहर निकलता है, और एक सूबेदार या नायब सूबेदार ये बाहर निकलते हैं 40 साल के बाद। तो आप ये समझ लो कि हर साल 12,000 के हिसाब से जेसीओ और हवलदार के बीच में अगर 5 साल के अंतर है तो 5 साल में 60,000 ये अपनी पॉकेट से एक्स्ट्रा ही देता है ना हवलदार, क्योंकि 100 में मुश्किल से 4-5% बीमारी जो अदर रैंक्स में है, बाकी सब तंदुरुस्त है। और यहाँ जहां तक ये जेसीओस का है, वो भी मतलब तंदुरुस्ती निकलता है। ये मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बीमार होके आते ही वो चले जाते हैं, नहीं, वो भी 10 साल तक तंदुरुस्त रहता है। अफसर जो है 55 साल के बाद बाहर आते हैं, तो मतलब 15 साल, 40 और 15 55, तो 55 साल तक अगर एक जवान जो पैसा देता है 1,80,000 रुपया, उसके मेडिकल की पैसा कट जाता है, और इसके अलावा वो पैसा देता है तकरीबन 27,000 के आसपास, यानी कि 2 लाख से ऊपर एक जवान का है। मैं ऐसे जवान को जानता हूं, मतलब 2003 से लेकर आज तक ईसीएचएस गया ही नहीं। हमें से बहुत होंगे, क्योंकि हमारे जो है ना, कहते हैं ना, बीमारी का एक एज होता है,
95% से 95% लोगों को बीमारी का एज स्टार्ट होता है 60 के बाद। दोस्तों ये ऐसे पॉइंट इन्होंने रेस नहीं किया क्योंकि ये बुद्धिजीवी है, मतलब इतना ज्ञान भरा पड़ा इनके दिमाग में। इन्होंने ये चिट्ठी नहीं लिखा स्वाभिमान, यानी कि हमें भी मतलब डिस्क्रिमिनेशन, इसके बारे में नहीं लिखा। इन्होंने जो भी मांग रखा है ना, ऐसे क्या शानदार चिट्ठी है। मेरे ख्याल से 6 चिट्ठी गया हुआ है, और पूरा 6 चिट्ठी अगर आप पढ़ोगे ना, सर्विंग सूबेदार मेजर और सिपाही को एक जैसा मिलना चाहिए। दोस्तों मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं पूछा कि सर्विंग सूबेदार मेजर और अफसेस का जो एमएसपी में फर्क नहीं होना चाहिए, ये क्यों नहीं पूछ रहे? क्योंकि आज एक सूबेदार मेजर क्लर्क जो अभी ऑन मतलब सर्विस में है, मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने यही कहा कि मतलब कुछ चीज जो है बदल गए, बहुत सारे चीज बदल गए। जो ये चिट्ठी में जो लिखा हुआ है ना, वो सारे चीज नियम बदल गया। उसी सूबेदार मेजर ने यही कहा था कि जो उन्होंने जो शब्द यूज किया, मैं यूज नहीं करना चाहता हूं, जो मतलब शख्स ने ये लेटर भेजा है उसको बोलो कि एमएसपी सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये क्यों नहीं लिखा? भाई हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम बुद्धिजीवी है, ज्ञानचंद है, क्योंकि हमारे डायरेक्ट रिश्ता पीएमओ के साथ है। हम पीएमओ को मतलब नाराज नहीं कराएंगे, पीएमओ को खुश रखेंगे। इन्होंने ये नहीं पूछा कि सर्विस में जब रेशन के बारे में बात किया, ग्लेजर अलाउंस, जहां ठंड पड़ता है ना, वहां पे सबके लिए एक जैसे होना चाहिए। इसके बारे में तो मतलब इन्होंने चिट्ठी लिखा ही नहीं डिफेंस मिनिस्टर को। दोस्तों ये है ना एक नाटंकी, एक आप लोगों को धोखा, आप लोगों के साथ धोखा, और आप लोगों को धोखे में रखने के लिए ये चिट्ठी का ड्रामा अभी शुरू हुआ। कोई बल्ले बल्ले नहीं, कोई खुशखबरी नहीं। एक भी जो है ओआरओपी के बारे में इन्होंने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखा। एक भी चिट्ठी डिस्क्रिमिनेशन के बारे में नहीं लिखा। एक भी चिट्ठी मान स्वाभिमान के लिए नहीं लिखा। जो भेदभाव है उसके लिए एक भी चिट्ठी नहीं है। लेकिन कहते हैं कि पीएमओ के साथ भेंट हुआ, पीएमओ ऑफिस में डायरेक्ट कांटेक्ट है, यहां तक कि कॉन्फिडेंशियल लेटर भी वहां से आना स्टार्ट हो गया। झूठ बोलने का भी एक हद होता है मंथन मास्टर, झूठ बोलने का भी एक हद होता है। झूठ बोलते रहो कोई बात नहीं, लेकिन हमें वो 60,000 का तो बात बताओ, उसका तो मंथन करो। ये महादिग्गज वीरांगना जो मतलब एफबीए का काली नहीं था, वहां पे 1,10,000 रुपए का जो खर्चा किया, उसके बारे में भी थोड़ा मंथन करो। ये किसके बाप का पैसा है? ये किसके बाप का पैसा है? जो पैसा लेके भाग गया और अपनी मर्जी से जो खर्चा किया ना, इसके बारे में भी मंथन करो। मैं ये चाहता हूं, इसके बारे में अगर आप मंथन करोगे तो आपको मैं तहे दिल से सल्यूट करूंगा। दोस्तों इतना गपलाबाजी, इतना धोखेबाज, इतना क्रिमिनल माइंड आज तक मैंने नहीं देखा। इसके बारे में वो चिट्ठी और बाकी चीज जो है कल दूसरे वीडियो में बताऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूर्व सैनिक भाइयों देख लिया गोल टोपी का नजारा। मैंने अभी दोपहर को ही बता दिया था इस सच्चाई को, मोहन रंगन ने 4 घंटे के बाद में बताया। आपको 8वें वेतन से भटकाने का काम किया जा रहा है। ये कभी भी आपकी मांगों को नहीं उठाएगा। ये 25 साल से जयपुर में एक ऑफिसर हेड संस्था का उसका प्रधान बन के बैठा हुआ। 25 सालों से इसने कभी भी जवानों के हकों की बात नहीं की, कभी समानता की बात नहीं की, कभी न्याय की बात नहीं करी। यहां तक जब ये सूबेदारी से रिटायरमेंट आया तो ये बैंक के अंदर लग गया, बैंक में इसने नौकरी करी
वहां से इसका पेट नहीं भरा तो इसने एक्स सर्विसमैन संस्था को हड़प लिया और आज इसके साथ में जो दिल्ली जंतर मंतर पे धरना था उसको खत्म किया, या उस धरने के अंदर जो उस धरने ने एक फेडरेशन बनाई थी उसके नाम को चुरा के भाग गया, साथ में उसके लोगों को लेके भाग गया, साथ में 17 लाख रुपया लेके भाग गया और 4 मीटिंग पिछले दरवाजे से कर दी उस धरने को तोड़ने के लिए। और आज जब हमारे 30 लाख पूर्व सैनिकों की बातें या जो उनका आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है, न्याय है, समानता है, जो उनका जायज हक है, वो सरकार तक पहुंचाने की बजाय ये लव लेटर लिख रहा है, लव लेटर लिख रहा है ओआरओपी पे, इसी जज पे। अभी तो इसने वो रिजर्व बैंक के गवर्नर को भी लिख दिया लव लेटर। तो आप समझ सकते हो ये आप लोगों को भटकाने की दिशा में एक काम चल रहा है कि पूर्व सैनिक 2025 में फिर कोई आंदोलन ना कर दे दिल्ली में, क्योंकि इसको मेरे को मालूम है अंदर खाते से कि इसको बताया गया कि तेरे को राज्यपाल बनाएंगे। अब इसकी उम्र भी 76-77 साल की होगी, ये अपना स्वार्थ आज भी नहीं छोड़ रहा। और हमारे 30 लाख पुरुष सैनिक 50 साल के, 55 साल के कहते हैं कि ठीक है यार 20,000 रुपये मिल रही है, 20,000 रुपये में मेरा गुजारा हो जाएगा। अरे सीखो उससे, गोल टोपी वाले से। वो 76 साल की उम्र में भी राज्यपाल बनना चाह रहा है, लाल बत्ती की गाड़ी में बैठना चाहता है, एक बड़ा सा बंगला लेना चाहता है, एक राजधानी किसी प्रदेश की में बैठना चाहता है। आप इससे बचो। और जितने भी संस्थाएं हैं उनको चूड़ी टाइट करो कि 8वां वेतन आयोग है, उसके अंदर प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाएगा, कैसे सरकार हमारे को न्योता देगी। क्योंकि मेरे जो फिलहाल जो वीडियो निकल रहे हैं कई दिन से, उसके ऊपर ऑफिसर लाभी और उनका परिवार बहुत ही जबरदस्त तरीके से आग बबूला को मेरे को गालियां दे के जा रहे हैं कि 8वां वेतन आएगा, पहले ही रायता फैला रहा है, कपिल भाई पहले ही ये कर रहा है, हरामखोर सहायक होगा, वहां पे तेरी गर्दन पे ये कोणी नहीं रखी, तेरा तो वहीं पे तेरे को जेल में डालना था, तेरा कोर्ट मार्शल कर देना था, ये कर। उनके परिवार मेरे को गालियां दे रहे हैं क्योंकि मैंने सच्चाई की तरफ लेके जा रहा हूं ना। अब ये बताओ कि 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट दे देगा, उसके बाद में हम क्या कर लेंगे भाई? अगर कोई ये ऑफिसर ही हो सकते हैं जो आज कह रहे हैं कि रायता फैला रहा है, रायता। अरे भाई 8वां वेतन आयोग की रिपोर्ट होने के बाद में उस रायते को ये जो अर्दली हैं या जो चमचे हैं, जो सहायक है, वो भाई समेट लेना इसको, क्योंकि अर्दली भी उन्हीं के है ना, वो भी तो बहुत प्यार करते हैं अर्दली जो हैं। तो अब हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि 8वें वेतन आयोग में 30 लाख पूर्व सैनिकों की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया जाए उनकी विसंगतियों के लिए और न्याय मांगा जाए। इसके लिए हमारे को मुट्ठी बनना पड़ेगा और मुट्ठी बन के हमारे को दिल्ली जाना पड़ेगा शांतिपूर्वक संविधान के दायरे में। नहीं तो जिस तरह से ORP1, ORP2, ORP3 के अंदर आपको चक्कर कटवा दिए, बड़ी साजिश के तहत एक मेजर जनरल ने इस केस को कोर्ट में लेके गया था, बड़ी साजिश के तहत। और इतनी साजिश करी कि ORP3 में एक कर्नल से लेके एक जनरल तक सेम पेंशन होगी, NFU हो गया। एक कर्नल सिर्फ 850 रुपया कम पेंशन ले रहा है, सिर्फ 850, नहीं तो सबकी सेम करवा दी। मैंने तब भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, कल भी बोलूंगा। इसलिए जो भी संगठन दिल्ली के अंदर आंदोलन करेगा, हमारे को उस संगठन को तन मन धन से समर्थन करना चाहिए, ना कि चौधरी बन के, लंबरदार बन के, मेरे को माइक पे समय नहीं मिला, मेरे को पीछे कर दिया, मेरे को कमेटी में नहीं लिया, मेरे को ये नहीं लिया। ये स्वार्थ त्यागना पड़ेगा मेरी तरह। मैं किसी कमेटी का हिस्सा नहीं, ना मैं माइक पे जाता, ना मैं कुल लेना मेरा देना, बस आप लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा देता हूं। आप लोग जब दिल्ली में आते हो तो आप लोगों को चाय पानी पिला देता हूं और आपके जूठे बर्तन उठा लेता हूं। अपना संतुष्ट है, परमात्मा का यही नाम है मेरे लिए। मैं ज्यादा नहीं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।